और दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय हम असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 1 का पार्ट 9 पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमने प्रस्तुति का चैप्टर पढ़ा है और अब भूमिका का चैप्टर पढ़ेंगे। और संडे को आपका टेस्ट है फ्रेंड्स, सभी लोग जान लें जो लोग नहीं जानते हैं। और जितने भी चैप्टर्स अभी तक यूनिट 1 का कंप्लीट हुआ है, केवल उन्हीं चैप्टर्स से लिए जाएंगे टेस्ट। ठीक है, क्योंकि आपका पीजीटी में भी सेम चीज़ें हैं, तो आपके पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। ठीक है, और ये जो टेस्ट होगा ये लास्ट ऐसा टेस्ट होगा जिसमें आपको पहले से बताया जा रहा है। इसके बाद जब भी आपका टेस्ट लिया जाएगा सरप्राइज़ टेस्ट होगा, यानी आपको 1 घंटे पहले या फिर आधे घंटे पहले बता दिया जाएगा कि आपका टेस्ट होने वाला है, ताकि जो लोग ऑनलाइन नहीं हैं वो ऑनलाइन आ जाए। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आपकी जो रियल तैयारी है वो पता चलेगी। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ, आपसे यूनिट 1 का टेस्ट होगा, तो आप 2 दिन 3 दिन यूनिट 1 पढ़ेंगे, उसके बाद भी आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे यूनिट्स तैयार रखने हैं और अपनी तैयारी को बहुत धार देनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम जब सरप्राइज़ टेस्ट लेंगे तो ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा। जो भी हो रहा है आपके भले के लिए ही हो रहा है। हमें समाज में कुछ पद मिले हैं। देखिए, समाज में मैंने आपको बताया था कि परिस्थिति जो होती है पद होता है। जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है उसको कुछ पद मिल जाते हैं जन्म लेते ही। जैसे जन्म लिया, वो किसी का पुत्र हो गया या फिर किसी की पुत्री हो गई। ठीक है, किसी का भाई हो गया, किसी का भांजा, किसी का भतीजा, ठीक है, किसी का नाती पोते, जो भी हो। तो इस तरह से उसको कुछ रिश्ते मिल जाते हैं। इसके अलावा जाति की भी परिस्थिति उसको मिल जाती है। तो समाज के द्वारा कुछ पद मिल जाता है और इन पदों से संबंधित भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है, कर्तव्य होता है। जैसे उसको भाई का पद मिला, तो जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होगा भाई की भूमिका निभाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा तो पुत्र की भूमिका। ठीक है, बुआ की भूमिका बुआ बोलेगा, जो उनके भतीजे वगैरह जिसके लगेंगे वो। इस तरह से भांजा जिसका है उसको मामा बोलना है। तो इस तरह से क्या होगा कि अलग अलग जो परिस्थिति उसको मिली हुई है, सबसे संबंधित कुछ कर्तव्य है, कुछ भूमिकाएं हैं जो उसको पालन करना होगा। ठीक है, और जो परिस्थिति होती है, परिस्थिति क्या है, जड़ है। ठीक है, यानी जो पद है वो जड़ है, वो हिलता नहीं है, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि गतिशीलता हो। लेकिन भूमिका जो होती है वो गतिशील होती है, हमको कार्य करना पड़ता है, हमको अपनी एनर्जी को लॉस करना होता है, इसलिए भूमिका क्या है, गतिशील है। अब देखिए, किंगस्ले डेविस की परिभाषा क्या है भूमिका को लेकर। भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता है। यानी जो परिस्थिति है, जो पद है, उससे संबंधित जो आवश्यकता है, पद क्या है, ऐसे ही नहीं बना है। पद से संबंधित कुछ भूमिकाएं होती हैं, तभी वो पद बना रहेगा। अगर भूमिकाओं को न निर्वहित किया जाए, पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए और आप नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, तो कुछ ही दिन में आपका पद जो है समाप्त हो जाएगा। इस तरह से पद से संबंधित भूमिका का यदि आप निर्वहन नहीं करते तो पद समाप्त हो जाता है। इलियट और मैरिल के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। तो जो परिस्थिति प्राप्त है उसको उसके अनुसार, जैसे बेटा है तो बेटे की भूमिका निभाएगा, और वही व्यक्ति जब भांजा हो जाता है भांजे की भूमिका, भाई हो जाता है भाई की भूमिका, पति बन जाता है तो पति की भूमिका, और पिता बन जाता है तो पिता की भूमिका। तो परिस्थिति के अनुसार उसकी भूमिका भी अलग अलग होती है, तो परिस्थिति के अनुरूप भूमिकाओं को निभाता है। ये बात इलियट और मैरिल ने बोली है। देखिए, राल्फ लिंटन की पुस्तकें हैं कुछ, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका को जोड़ के एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा राल्फ लिंटन ने। और इन्होंने 1936 में एक पुस्तक लिखी थी, द स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, और इसी पुस्तक में सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका को एक दूसरे का पूरक माना गया। इसके पहले परिस्थिति को अलग माना जाता था और भूमिका को अलग माना जाता था। ठीक है, पहला है द स्टडी ऑफ मैन, फिर है अकल्चरेशन इन 7 अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स, कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी, और ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, ये 4 पुस्तकें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इनकी कुछ अवधारणाएं भी हैं। कौन कौन सी है, परिस्थिति और भूमिका, यानी सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका की बात की कि परिस्थिति के बिना भूमिका नहीं और भूमिका के बिना परिस्थिति नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक को हटा लेंगे तो दूसरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, परिस्थिति संघर्ष की बात की इन्होंने कि जब कोई व्यक्ति होता है, 2 परिस्थितियों के बीच में द्वंद्व होता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको समय पे ऑफिस जाना है, बॉस जो होता है चिल्लाने लगता है अगर थोड़े से भी लेट हो गए तो, और माँ को हॉस्पिटल भी ले जाना है। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, परिस्थिति द्वंद्व हो गया। ठीक है, उसी तरह से यदि कोई जज है और उसका बेटा ही अपराधी बन के खड़ा हो जाए तो परिस्थिति संघर्ष होता है। भूमिका संघर्ष भी वही चीज़ होती है कि 2 भूमिकाओं के बीच में एक द्वंद्व होता है। जैसे कोई माँ है, शिक्षिका है,
और उसको अपने बच्चे को भी देखना है, बच्चों को पढ़ाना भी है। तो दोनों की भूमिकाएं जो होती है उसमें द्वंद्व होता है, ये भूमिका संघर्ष है। अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति की बात इन्होंने की है कि जो परिस्थिति हमको अपने कर्म के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा मिलती है, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या फिर आप IAS PCS बनते हैं, तो ये क्या होता है, ये अर्जित परिस्थिति है। लेकिन जब आप जन्म लेते ही आपको चीज़ें मिल जाती हैं, विरासत में मिल जाती हैं, तो वो प्रदत्त परिस्थिति है। मूलभूत परिस्थिति क्या है, संस्कृति की बात, मूलभूत संस्कृति क्या है कि जो प्रत्येक पूरे राष्ट्र में एक ही संस्कृति हो। जैसे नमस्ते करना पूरे राष्ट्र में है, ठीक है, ये अलग है कि साउथ इंडिया में अलग चीज़ बोलते हैं और यहाँ पे अलग चीज़ बोलते हैं, ठीक है, तो ये मूलभूत संस्कृति है। उसी तरह से सुबह उठकर अपने दांतों को साफ करना, मुंह धोना, फ्रेश होना, नहाना, ये सब चीज़ें क्या है, ये मूलभूत संस्कृति कल्चर में आता है कि हाँ सुबह ही ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। और बाकी का भाषा है और रहन सहन, खान पान, ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन मूलभूत संस्कृति, प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समान होती है। जैसे माता पिता की सेवा करना, ठीक है, ये साउथ इंडिया में भी है, नॉर्थ इंडिया में भी है और पूरे भारत में है, ठीक है। सामाजिक आविष्कार की बात की इन्होंने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामाजिक रूढ़ियों और ऐसी मान्यताओं का विरोध करते हैं जो मनुष्य के विरोध में हो, ठीक है। तो ये लोग सामाजिक आविष्कारक होते हैं, यानी नए नए नियम बनाते हैं, ठीक है। सामाजिक संस्कृति विकल्प की बात की उन्होंने कि संस्कृति में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसे हमको अपनाने की स्वतंत्रता होती है कि हम चाहे इस धर्म को अपनाएं चाहे उस धर्म को अपनाएं, ठीक है। धर्म परिवर्तन की भी छूट होती है, ये हमको संविधान में मिल गया है, ठीक है। तो संस्कृति विकल्प की बात हो गई इसमें। अब देखिए, यदि व्यक्ति परिस्थिति संबंधी भूमिकाओं का निर्वहन नहीं करता तो उसे दंडित किया जाता है, ठीक है। तो समाज के द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति ने यदि परिस्थिति की भूमिका नहीं निभाई है, जो पद मिला है उससे संबंधित कार्य नहीं किया है, तो समाज उसको क्या करेगा, दंडित करेगा, उसको दंड देगा, व्यंग्यहास के द्वारा या फिर उसको देश निकाला के द्वारा, इस तरह से चीज़ें की जाती हैं। परिस्थिति बराबर क्या होता है, अगर इसको सूत्र के रूप में देखें, भूमिका प्लस मूल्य मानदंड, यानी मूल्य और मानदंड, नियम और विश्वास के अनुसार भूमिकाओं को निभाना। भूमिका निभाते समय हम ये चीज़ ध्यान देंगे कि समाज के जो मूल्य है, मानदंड है, विश्वास हैं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो विश्वास है समाज का वो टूट तो नहीं रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको देखना है और उसके अनुसार यदि चीज़ें की गई तो वो परिस्थिति है, ठीक है। और भूमिका संबंधी कुछ अवधारणाएं हैं, अलग अलग थिंकर्स की हैं, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, भूमिका संबंधी अवधारणाएं और परिस्थिति संबंधी अवधारणाएं। जब भी परिस्थिति और भूमिका का बनता है क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले राल्फ लिंटन के देख लेते हैं। प्रदत्त भूमिका वह भूमिका जो जन्म से प्राप्त होती है, मैंने आपको बता ही दिया, और अर्जित भूमिका वह है जो व्यक्ति अपने प्रयास के द्वारा अर्जित करता है। देखिए नाइडल का है क्या, संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका। संबंधात्मक में क्या होता है कि वह भूमिका जो एक दूसरे से जुड़ी हो, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, जैसे पति पत्नी, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है। पति की भूमिका पत्नी के परिप्रेक्ष्य में होगी और पत्नी की भूमिका पति के परिप्रेक्ष्य में होगी। ग्राहक और दुकानदार, यदि दुकानदार नहीं होंगे तो ग्राहक का कोई काम नहीं, ये पद ही समाप्त हो जाएगा। और दुकानदार ना हो तो ग्राहक ना हो तो दुकानदार पे का भी कोई काम नहीं, ठीक है। वो अकेले बैठ के क्या करेगा जब तक उसका सामान ना कोई खरीदे। तो इस तरह से क्या होगा कि जो वह भूमिकाएं, कुछ ऐसी भूमिकाएं होती हैं जो एक दूसरे के पूरक के रूप में होती है। जैसे चोर है तभी पुलिस है, ठीक है, चोर या फिर पुलिस में से एक को निकाल दिया जाए तो अगले का पद जो होता है वो मूल्यहीन हो जाएगा। तो कुछ भूमिकाएं होती हैं जो एक दूसरे के पूरक के रूप में होती है, जैसे भाई बहन है, माता पिता है, तो ये संबंधात्मक भूमिका कहलाता है। और गैर संबंधात्मक भूमिका क्या है, इस भूमिका का अन्य भूमिकाओं से संबंध नहीं होता। ये भूमिका क्या होती है, अकेली होती है, जैसे साधु संत हो गए, कवि हो गए, विद्वान हो गए, ये स्वतंत्र भूमिकाएं होती हैं, इनके साथ कुछ जुड़ा नहीं होता, ठीक है, ये सन्यासी टाइप के होते हैं। प्रतिनिधि भूमिका देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई सम्मेलन हो रहा है, कोई बैठक हो गई, कोई मीटिंग हो रही है, उसका कोई ना कोई प्रतिनिधि होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कॉलेज वगैरह में जो मीटिंग होती है उसका प्रतिनिधि कौन होता है, प्रिंसिपल होता है, वही संबोधित करता है सबको, ठीक है। उसी तरह से जो अन्य समितियां होती हैं, जो कमेटी होती है, उसका प्रतिनिधित्व होता है। अगर ढेर सारे देश हैं और उन देशों के बीच में अगर मीटिंग हो रही है तो अलग अलग देशों का प्रतिनिधि वहाँ पे जाएगा, पूरा देश के लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, कि हमारे देश की चर्चा हो रही है इसलिए नहीं जाएंगे कि हमारे देश में जो पानी का बंटवारा हो रहा है उसमें सभी का हित है, चलिए हम भी चलें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री है वही हमारे प्रतिनिधि के रूप में उसमें सम्मिलित होता है, विदेश मंत्री सम्मिलित होता है, और उन्हीं के स्वविवेक से चीज़ें
जो होती हैं डिसाइड हो जाती हैं, जिसको सभी को मानना पड़ता है। तो प्रतिनिधि भूमिका का मतलब होता है कि जो लोगों का प्रतिनिधित्व करके आगे आता है और जो फैसला होता है वो लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो नेता की भी भूमिका एक प्रतिनिधि के रूप में होती है। जैसे हमारे ग्राम प्रधान हैं, वो भी प्रतिनिधि हैं। ठीक है, यहाँ की जो समस्या होगी सरकार तक पहुँचाएंगे। ये सब भूमिकाएँ जो होती हैं प्रतिनिधित्व वाली भूमिकाएँ होती हैं। भूमिका जाल देखिए क्या है, यह समाज में उपस्थित भूमिकाओं का जाल है। यानी समाज में ढेर सारी भूमिकाएं हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि कोई ऑफिस का एक क्लर्क भी है तो भी वो ऑफिस के छोटे से बड़े हर कर्मचारी से जुड़ा है और एक जाल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगर किसी परिस्थिति को अकेली परिस्थिति के रूप में देखा जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं, वो बिल्कुल मूल्यहीन है। तो जब भी कोई परिस्थिति होती है तो संगठन के रूप में होती है। जैसे परिवार में पिता है या फिर भाई है, तो क्या है, वो पूरे परिवार के परिप्रेक्ष्य में, माता होगी तभी पिता है। ठीक है, बेटी बेटे भी होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, तो इस तरह से पूरा संगठन कार्य करता है। इस तरह से भूमिकाओं का क्या होता है, जाल होता है। ठीक है, तो एक भूमिका का कोई मूल्य नहीं होता जब तक उसके परिप्रेक्ष्य में और भूमिकाओं को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सामाजिक संरचना है। ठीक है, संरचना में व्यक्ति खड़ा होगा तो ही वो सामाजिक कहलाएगा, संरचना से अलग हो गया तो वो मूल्यहीन हो जाएगा समाज के लिए। भूमिका जोड़ क्या है, एक व्यक्ति द्वारा एक समय में निभाई गई समस्त भूमिकाओं का जोड़ जो होता है। एक व्यक्ति ने एक समय में जितनी भी भूमिकाएं निभाई है, जैसे कोई व्यक्ति है वो पिता भी है, किसी का बेटा भी है, ठीक है, किसी का भाई भी है, किसी का पति भी है, और वो ऑफिस में एक क्लर्क भी है। ठीक है, और वो LIC एजेंट भी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पुस्तकें भी लिखता है। तो ये सारी की सारी जो भूमिकाएं हैं वो क्या है, भूमिका जोड़ कहलाएंगी। अब देखिए ब्लूम एवं सल्जनिक के अनुसार कुछ चीज़ें हैं, क्या है वो, आदर्शात्मक भूमिका और वास्तविक भूमिका। आदर्शात्मक भूमिका का मतलब होता है कि किसी को आदर्श मानकर उसकी भूमिका का अनुकरण करना। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो किसी एक एक्टर को आदर्श मानकर उनकी एक्टिंग को करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही वो एक्टिंग कर भी लेते हैं, काफ़ी उनके व्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आदर्शात्मक भूमिका इसको कहते हैं। जैसे आपने आशीष चंचलानी का नाम सुना होगा, ये अक्षय कुमार की भूमिकाओं का अक्सर ये निभाते हैं, बिल्कुल अनुकरण करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आदर्शात्मक, उनको आदर्श मानकर ये भूमिकाओं को करते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति क्रिकेटर बनना चाहता है तो विराट कोहली की तरह वो चाहेगा कि वो क्रिकेट में अपना कार्य करे। ठीक है, उसी तरह से यदि आप स्टडी में आगे जाना चाहते हैं तो आप देखेंगे टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, टॉपर्स कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो आप भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो आदर्शात्मक भूमिका वही होती है कि जो हमारे आदर्श हैं, उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं, जिस तरह से वो जीवन जी रहे हैं, उनके अनुसार हम जब जीवन को जीते हैं। ठीक है, ये संदर्भ समूह के जैसा है मर्टन के। अब वास्तविक भूमिका क्या है, और इसके अलावा देखिए आदर्शात्मक भूमिका का एक और मतलब होता है, उसको भी जान लीजिए, कि जैसे कोई चीज़ सैद्धांतिक रूप में होती है। जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे टिकट की खिड़की पे लिखा होता है कि लाइन में आकर टिकट लीजिए। ठीक है, ये हो गया आदर्शात्मक भूमिका। लेकिन वास्तविक भूमिका क्या होती है कि कोई अस्त व्यस्त है, कोई आ रहा है धीरे से पैसे देकर बगल से लेकर चला जा रहा है। ठीक है, कोई सारी की सारी टिकट ब्लैक में खरीद ले रहा है। तो वास्तविकता कुछ और है और आदर्श में कुछ और चीज़ें हैं। ठीक है, आदर्श में क्या है कि सारे के सारे टीचर्स जो है वो 9:45 तक कॉलेज में आ जाए। ठीक है, ये आदर्श है, और 4 बजे तक कॉलेज को छोड़े। लेकिन वास्तविकता क्या है, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है। ठीक है, कोई 2 बजे चला जा रहा है, कोई 3 बजे तक रुक रहा है, कोई 11 बजे ही चला गया। ठीक है, तो इस तरह से हो रहा है कि आदर्श का मतलब है कि जो वास्तव में औपचारिक भूमिका है, जो नियम बना है वो, और वास्तविकता का मतलब है कि जिसको हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 मतलब होते हैं, दोनों मतलब याद रखिएगा। देखिए इरविन गॉफमैन की अवधारणाएं हैं, जो कि मैंने इरविन गॉफमैन के चैप्टर में ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए चूँकि भूमिका की अवधारणा है। तो पहला है पार्श्वमंच भूमिका, अग्रमंच भूमिका, फिर भूमिका दूरी। ठीक है, पार्श्वमंच भूमिका का मतलब होता है कि जो एक नाटककार के द्वारा मंच पर जाकर की जाती है। ठीक है, और क्या होता है कि वास्तविक जीवन में जो व्यक्ति के द्वारा की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम घर पे होते हैं, लोग दूसरों के बारे में अलग ढंग से बातें करते हैं। जब घर पे होते हैं तो दूसरों के बारे में क्या होता है, अलग ढंग से बातें करते हैं, और जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है या फिर समाज में जाते हैं तो उनके लिए अलग बातें निकलती हैं। ठीक है, तो ये होता है पार्श्वमंच भूमिका, यानी मंच के पीछे की भूमिका। आपने देखा होगा कि नाटककार में जब नाटक होता है तो राम और सीता का किरदार निभाने वाले लोग मंच पे बहुत अच्छा संस्कृत बोलते हैं, बिल्कुल आदर्श लगते हैं, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल अवतरित हो गए हैं। ठीक है, लेकिन मंच के पीछे क्या होता है, वो बीड़ी पीते रहते हैं। ठीक है, आइसक्रीम के लिए झगड़ा हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं मंच के पीछे की चीज़ें।
कभी कभी देखा है मैंने बहुत से घरों में कि आप जो घर पे होते हैं वो लोग तो दूसरों को अजीब ढंग से नामों से पुकारते भी हैं और उनके प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति आता है दरवाज़ा खोलते ही वो ऐसा बोलते हैं कि अरे अहो भाग्य मेरे कि आप यहाँ पर पधारें। ठीक है, तो ये क्या है, पार्श्व मंच भूमिका, यानी मंच के पीछे तो हमारी विचारधारा अलग है, भूमिका हमारी अलग है, लेकिन अग्रमंच भूमिका, जैसे ही हमने समाज में प्रवेश किया तो हमारी विचारधारा अलग हो गई। ठीक है, ये अग्रमंच भूमिका है। उसी तरह से नाटककार जो होता है, जैसे ही मंच के पीछे होता है वो बीड़ी पीता रहता है और जैसे ही मंच पे आता है वो तुरंत संस्कृत बोलने लगता है और बिल्कुल आदर्श लगता है कि हाँ, सीता माता बिल्कुल आदर्श रूप में दिख रही हैं। तो अब आप समझ गए होंगे पार्श्व मंच भूमिका मतलब मंच के पीछे की जो रियलिटी भूमिका होती है, और जो अग्रमंच भूमिका होती है समाज में व्यक्ति के आगे जो हम चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, किसी की हम बहुत तारीफ करते हैं, उसके सामने जैसे ही वो चला गया तो हम कुछ और बोलने लगते हैं, वो पार्श्व मंच भूमिका है। ठीक है, और देखिए भूमिका दूरी क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति एक ही भूमिका को काफ़ी समय तक निभाते निभाते बहुत थक जाता है, निरस्ता का अनुभव करने लगता है, तो उससे दूरी बनाना चाहता है। ठीक है, जैसे कोई गृहिणी हो गई, रोज़ घर में खाना बना रही है, रोज़ बना रही है, तो उसको थकान सा महसूस होने लगता है कि यही काम रोज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या है, समाज ने एक व्यवस्था बना रखी है कि मायके जाना है। ठीक है, वहाँ जाकर कुछ दिन रेस्ट लेकर चले आना। तो उस भूमिका से जब वो दूरी बना लेती है, उन सारी जिम्मेदारियों से कुछ दिन के लिए दूर हो जाती है, तो वो रिलैक्स हो जाती है। उसी तरह से कोई कर्मचारी है, छुट्टी लेकर जब घूमने चला जाता है, फिर जब वापस आता है तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाता है। ठीक है, तो ये भूमिका दूरी हो गई। अब देखिए संपूर्ण संस्थान क्या है। कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो समाज के संचालन में और व्यक्ति के निर्माण में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर ये नहीं रहेंगे तो समाज में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए, जैसे वृद्धाश्रम है। अगर वृद्धाश्रम ना होता तो सारे के सारे वृद्ध कहाँ होते, सड़कों पर ही रहते। ठीक है, कभी कोई मर गया, कभी कोई मर गया, समाज की कंडीशन कुछ और होती। उसी तरह से अनाथ आश्रम है, अगर अनाथ आश्रम ना होता तो सारे के सारे बच्चे कहाँ होते। ठीक है, पागल खाना ना होता तो पागल लोग कहाँ होते, समाज में बहुत बड़ा ही नुकसान पहुँचाते। ठीक है, स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल्स हो गया, बोर्डिंग स्कूल में रहकर बच्चों, जैसे माता पिता ऐसे हैं कि साथ नहीं रह रहे हैं या फिर वो बच्चों को नहीं रख पा रहे हैं अपने साथ, तो ऐसे लोगों के लिए बोर्डिंग स्कूल बना है, बच्चे का पालन पोषण भी हो जाता है और बच्चे की पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, जेल है, जेल में अगर जेल ना होता तो सारे अपराधी कहाँ होते, समाज कहाँ पर होता, विचलन विघटन बहुत ही ऊंची कंडीशन में होता। ठीक है, सैनिक छावनी होता है, सैनिक छावनी भी एक संपूर्ण संस्था होती है जिसमें लोग रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं और उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो संपूर्ण संस्थान वह संस्था है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, उसमें रहता है, खाता है, सोता है, अपनी भावनाओं को शेयर करता है और वहाँ पे जो बिल्कुल प्राथमिक समूह के द्वारा व्यक्ति अटैच होता है, यानी वो पूरी तरह से उसके घर जैसा होता है। ठीक है, न्यू कॉम की अवधारणा देखिए क्या है, निर्धारित भूमिका और भूमिका व्यवहार, यानी समाज के द्वारा जो भूमिका निर्धारित की गई है, संस्कृति के द्वारा जो भूमिका निर्धारित की गई है। ठीक है, समाज ने हमको बताया है कि मैं किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, तो मुझे ये भूमिका निभानी है। ठीक है, उनके संबंध में मुझे ये चीज़ें करनी है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ तो मुझे ये वाली भूमिका भी निभानी है। ठीक है, तो समाज ने हमको कुछ भूमिकाओं को दे दिया, निर्धारित कर दिया है कि आपके ये मूल्य मानदंड है और आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, भूमिका व्यवहार, समाज ने जो चीज़ें मुझे दी हैं, जो भूमिकाएं मुझे दी हैं, उन भूमिकाओं को जब मैं करती हूँ, जब व्यवहार में उसको मैं वास्तव में समाज के लिए करती हूँ, तो वो क्या है, वो भूमिका व्यवहार है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना भूमिका व्यवहार है, और पत्नी, बेटी, माँ के रूप में भूमिका निभाना भी भूमिका व्यवहार है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड की भूमिका संबंधी अवधारणाएं देखिए। पहला है भूमिका पालन। ठीक है, यानी समाज ने व्यक्ति को जो भूमिका दी है उसका पालन करना। जैसे डॉक्टर है तो इलाज करेगा, छात्र है तो पढ़ेगा, टीचर है तो पढ़ाएगा, इंजीनियर है तो मशीनें ठीक करेगा। ठीक है, माँ है तो बच्चों को पालेगी, पिता है तो कमाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जिसको जिसको जो भूमिका मिली है उस भूमिका के यदि वो पालन कर रहा है तो वो भूमिका पालन है। ठीक है, भूमिका ग्रहण का मतलब होता है कि ये भूमिका अभी हमको मिली नहीं है, हम अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम ये भूमिका कर रहे हैं। जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जब इंटरव्यू देंगे तो आप डेमो क्लास ले लेकर अपने पढ़ाने की शैली को विकसित करेंगे। ठीक है, तो अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने नहीं हैं, लेकिन आपको क्या करना है, भूमिका ग्रहण करनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका को ग्रहण करके आप पढ़ाएंगे और तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो भूमिका ग्रहण का मतलब होता है भविष्य में जो भूमिका हमको मिलने वाली है उससे संबंध में हम क्या करेंगे, अपने आप को तैयार करते हैं।
जैसे मेडिकल कॉलेज में बच्चे जो होते हैं वो अभी डॉक्टर बने नहीं, लेकिन ऑपरेशन भी कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं, लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बिल्कुल डॉक्टर के जैसा वो सफ़ेद कपड़े भी पहन रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग के दौरान कुछ अधिकारी होते हैं, जैसे आईएएस अधिकारी हो गए, उनको डेमो देना पड़ता है कि आपने अचानक छापा मारा तो आपको ये चीज़ें हो गई, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें ट्रेनिंग के दौरान उनको बताई जाती है। तो जब उनकी ट्रेनिंग चलती है तो भूमिकाओं को ग्रहण कर रहे होते हैं कि एक आईएएस अधिकारी की क्या भूमिका होती है, उसको ग्रहण करते रहो। ठीक है, और उसी तरह से टीचिंग का जो ट्रेनिंग होता है उसमें भी चीज़ें होती हैं। टीचर बन के लोगों को पढ़ाना पड़ता है, जबकि वो टीचर बने नहीं हैं, तो भूमिका ग्रहण है ये। ठीक है, अभिनय की भूमिका देखिए क्या है, किसी पात्र के भूमिका का अभिनय करना, जैसे नाटककार के द्वारा नाटक के किसी पात्र की भूमिका को निभाना। छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी अपने माता पिता की भूमिका को निभाते हैं खेल खेल में, ये भी आप देखे होंगे। तो किसी अन्य की भूमिका की एक्टिंग करना क्या है, वो अभिनय की भूमिका है। इंटर्न की कुछ और अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी है। भूमिका वंचना, भूमिका वंचना को होता है एक भूमिका को छोड़कर दूसरी भूमिका को निभाना। मान लीजिए कोई टीचर है और उसने पीसीएस को क्वालिफाई कर लिया और वो प्रोबेशन अधिकारी बन गई। ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपनी टीचर की भूमिका को छोड़ेगी और प्रोबेशन अधिकारी की भूमिका को पकड़ लेगी। ठीक है, तो उसने जो त्याग दिया, यानी जो टीचर की भूमिका को त्याग दिया, वो भूमिका वंचना है, उससे वो वंचित हो रही है। और पीसीएस का जो उसको मिला हुआ है, प्रोबेशन अधिकारी की भूमिका जो मिली है, उसको अपनाने के बीच में एक संक्रमण काल होता है, और जिसमें ट्रेनिंग काल भी कह सकते हैं, तो उसको भूमिका संक्रमण कहते हैं। ठीक है, यानी पुरानी भूमिका को छोड़कर नई भूमिका को अपनाने के बीच की स्थिति संक्रमण काल है, और पुरानी भूमिका को छोड़ने की बात जब की जाती है तो भूमिका वंचना है। वो भूमिका असफलता, जब व्यक्ति को भूमिका मिलता है लेकिन वो उचित ढंग से उसका निर्वहन नहीं कर पाता, तो भूमिका असफलता है, यानी वो उचित ढंग से भूमिका का निर्वहन करने में असफल है। भूमिका संघर्ष देखिए क्या है, जब व्यक्ति के एक ही समय में दो या दो से अधिक भूमिकाएं मिल जाती हैं तो उसके बीच में द्वंद्व होता है कि वो किस भूमिका को पकड़े, किस भूमिका को छोड़े। माँ भी है, शिक्षिका भी है, बहू भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, तो किस किस भूमिका को निभाए, ये भूमिका संघर्ष है। ठीक है, इन भूमिका संघर्ष से लगभग सभी स्त्रियों को गुजरना पड़ता है। ठीक है, और कुछ लोग जो तैयारी कर रहे हैं इसमें, वो भी भूमिका द्वंद्व से गुजर रहे होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिससे मेरी बातें होती हैं, छोटा बच्चा भी है, उनको फिर पत्नी की भी भूमिका निभानी है, टीचर्स की भी भूमिका निभानी है, कहीं पढ़ा रहे वो, और अपना खुद का भी पढ़ना है। ठीक है, एज ए कॉम्पिटिटर उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो स्त्रियां यदि सफल हो जा रही हैं तो वास्तव में वो आगे नौकरी पाने के बाद भी बहुत कुछ कर सकती हैं। ठीक है, तो मैंने भी बहुत संघर्ष किया है इसके लिए, सारी की सारी भूमिकाएं मैंने भी निभाई हैं, और इन भूमिकाओं को निभाने के बाद ही सफलता जो है वो मिली है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना कोई खेल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, कितना भी आप पढ़ लेंगे, इसमें आपको गहराई की ज़रूरत है। जब तक आपके ज्ञान में गहराई नहीं आएगी, मेरे जितने भी वीडियोस बनते हैं इसलिए मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपके नॉलेज में एक ऐसी गहराई हो कि आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि ना कर सकें। ठीक है, अब देखिए भूमिका संरचना, समाज में उपस्थित अनेक भूमिकाओं का अंतर संबंध जो होता है भूमिका संरचना है। ठीक है, जैसे पति पत्नी है, तो पति पत्नी है तो ऐसा नहीं कि माता पिता नहीं होंगे, ये माता पिता है तो ऐसा नहीं कि ये दादा दादी नहीं होंगे, किसी के चाचा भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी की बेटी भी हो सकती है, और जो पत्नी है किसी की बहन भी हो सकती है। तो ये एक पूरी संरचना में इनको ढेर सारे पोस्ट मिले हुए, जो ढेर सारे पद मिले हैं। पति है तो प्रोफेसर भी हो सकता है, एलआईसी एजेंट भी हो सकता है, वो राइटर भी हो सकता है। ठीक है, और भी हो सकता है कुछ भूमिका है, वो एक यूट्यूबर भी हो सकता है वो। ठीक है, तो इस तरह से भूमिका संरचना, एक संरचना बनी है और उस संरचना के अंतर्गत एक व्यक्ति को अनेक भूमिकाएं मिली हैं, उसी तरह से ढेर सारे व्यक्तियों को ढेर सारी भूमिकाएं मिली हैं, और प्रत्येक भूमिका का अलग स्थान है उस व्यक्ति का। जैसे घर पे है तो उसकी भूमिका अलग होगी, माता पिता उसको डांट देंगे, और बाहर है तो अधिकारी के रूप में लोग उसको सलाम करेंगे, उसको देखते ही लोग डर के मारे कांपने लगेंगे। ठीक है, तो भूमिका की संरचना, प्रत्येक जो संरचना होती है, संरचना में एक ही व्यक्ति को अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग की भूमिका मिलती है, अलग अलग ढंग का सम्मान मिलता है, अलग अलग ढंग की चीज़ें मिलती हैं। बहुल भूमिका क्या है, एक व्यक्ति द्वारा एक समय में एक साथ जब अनेक भूमिकाएं मिलती हैं तो बहुल भूमिका है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो बेटा भी है, वो पति भी है, वो पिता भी है, वो ऑफिसर भी है, वो एलआईसी एजेंट भी है, वो बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, वो एक यूट्यूबर भी है। ठीक है, तो अगर ये सारी भूमिकाएं वो निभा रहा है तो क्या है, बहुल भूमिका, यानी निभाना उसको सब है। बेटे की भी भूमिका निभानी है, पति की भी निभानी है, पिता की भी निभानी है। ठीक है, और जो उसके जॉब्स हैं उसको भी उसको निभाना है, तो बहुल भूमिका कहते हैं इसको। अब देखिए लेविंसन ने
एक अवधारणा दी है और एक इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में। देखिए इम्पॉर्टेंट सभी होता है, मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताती हूँ अगर फालतू होता है तो मैं उसको अपने नोट्स में सम्मिलित नहीं करती, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और इसको दिमाग में रखना भी है। जितने भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है और आगे भी जो प्रोवाइड करूँगी वो आपको दिमाग में रखना भी है। तो फालतू का जो इधर उधर का चीज़ें अगर डाल दिया जाएगा तो आप बेसिक जो आपको डालना चाहिए दिमाग में वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो व्यक्तिगत भूमिका परिभाषा का मतलब है एक व्यक्ति द्वारा अपनी भूमिका संबंधी जो विचार होता है। कुछ लोग को अगर प्रोफेसर बना दिया जाए तो वो इतना ईगो से भर जाते हैं, इतना ईगो से भर जाते हैं कि उनका फ्यूचर ख़त्म हो जाता है, वो केवल वहीं तक सीमित हो जाते हैं, बस नौकरी ही करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पा जाते हैं नौकरी लेकिन उनके अंदर संतोष नहीं होता, उनको लगता है कि अभी मेरा जीवन, अभी मेरा ज्ञान अधूरा है, अभी मुझे और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अभी मुझे और भी ज़्यादा सफल होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपनी भूमिका को लोग कैसे देखते हैं? ठीक है, जैसे कुछ लोगों को मैं जानती हूँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, उनके अंदर इतना ज़्यादा ईगो है कि वो छोटे व्यक्ति के सामने खड़े भी नहीं होते, उनको लगता है कि इंसल्ट हो जाएगी उनकी। ठीक है, ऐसे लोगों को मैं फेस भी करती हूँ लगभग डेली। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि अब ईगो इतना ज़्यादा भरा है कि फ्यूचर उनका ख़त्म है, आज तक कुछ भी उन्होंने एक रिसर्च पेपर तक नहीं लिखा। ठीक है, कई कई साल से नौकरी है। तो इस तरह से होता है कि व्यक्तिगत भूमिका की परिभाषा हमने किस ढंग से उसको देखा, जहाँ हमने ईगो को देखा। जैसे कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे उनको लगेगा अरे बस अब तो हमारा हो ही गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उनका पक्का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उसके बाद उनका ज्ञान जो है, दिमाग जो है वो ग्रहण करना बंद कर देता है। जब तक आप असंतुष्ट हैं, जब तक आपके अंदर ये चीज़ें हैं कि अभी अधूरे हैं, अभी अधूरे हैं, अभी मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो ही आपका जो दिमाग होता है वो और ज़्यादा अपने दिमाग को, आपके दिमाग को बूस्ट करता रहेगा कि अभी और ज़रूरत है, अभी और ध्यान से पढ़ो, अभी और पढ़ो। ठीक है, आप सोते रहेंगे, आपकी नींद अचानक खुल जाएगी। जैसे ही आपने संतुष्टि पा ली कि हाँ अब तो बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, देखिएगा उस दिन बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगी। ठीक है, तो अपने आप को कभी संतुष्ट नहीं करना है जॉब पाने के बाद भी, क्योंकि इस जॉब में आप बहुत आगे तक जा सकते हैं अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो। अगर आप संतुष्ट हो गए तो वहीं आपकी जीवन जो है वो ख़त्म है। डेली जाएंगे, सिग्नेचर कराएंगे, पढ़ाएंगे और चले आएंगे सैलरी लेकर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी। तो व्यक्तिगत भूमिका परिभाषा का मतलब है एक व्यक्ति द्वारा अपनी भूमिका को किस दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, की धारणा है कि भूमिका निर्माण। ठीक है, समय समय पर कुछ ऐसी भूमिकाएं बनती है जिनका हमको निर्माण करना पड़ता है। जैसे कोई समिति बनी, अब ये समिति काफ़ी समय से चल रही है, अब लोग सोच रहे हैं कि एक सलाहकार का भी पद होना चाहिए। ठीक है, सलाहकार जो होगा, एक सलाहकार ऐसा होगा जो राजनीतिक क्षेत्र का होगा, दूसरा सलाहकार जो होगा वो कानूनी क्षेत्र का होगा। ठीक है, तो हमको दोनों सलाहकार की ज़रूरत है। तो एक व्यक्ति ऐसा तो नहीं होगा कि राजनीति में भी वो स्पेशल हो और कानूनी क्षेत्र में भी स्पेशल हो, सामाजिक क्षेत्र में भी स्पेशल हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग 3 लोग की नियुक्ति करेंगे। अब देखिए कोई भी कंपनी हो, प्रत्येक कंपनी में एक समाजशास्त्री की नियुक्ति अनिवार्य हो गई है, एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति अनिवार्य हो गई है, ताकि वो ग्राहक के मनोविज्ञान को समझ सके, और समाजशास्त्री होगा जो वो ग्राहक के समाजशास्त्री जीवन को समझ पाएगा कि उसको ज़रूरत किस चीज़ की है। ठीक है, उसी के अनुसार कंपनी में प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोजेक्ट लोगों को प्रस्तुत किए जाते हैं, लोगों को सर्वे करके प्रोजेक्ट जो है कंपनी को प्रस्तुत किए जाते हैं और उसी के अनुसार प्रोडक्ट जो है बनता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, भूमिका की आवश्यकता हुई उनको। ठीक है, निर्माण, या उनको ज़रूरत पड़ी कि हाँ एक समाजशास्त्री होना चाहिए, तो भूमिका निर्माण हुआ। तो समय समय पर कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को लगता है, जैसे उप प्रधानमंत्री का पद पहले नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में ऐसा उनको ज़रूरत पड़ जाता है। ठीक है, कि कौन देखेगा, कहाँ पे सिग्नेचर कैसे कौन करेगा। उसी तरह से वाइस प्रिंसिपल का जो पद होता है कॉलेज में, वो भी प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में केवल कुछ ही चीज़ों पे वो सिग्नेचर कर सकती हैं, बल्कि जो वित्तीय कार्य होता है उसमें सिग्नेचर वो नहीं कर सकती। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो अधिकार है, जो राइट्स है, वो अभी भी प्रिंसिपल के पास है, लेकिन वाइस प्रिंसिपल उनकी अनुपस्थिति में काम चलाने के लिए केवल बनाया गया है। ठीक है, तो भूमिका निर्माण का मतलब है आवश्यकता अनुसार जो समाज में संरचना में जो ज़रूरत है उसके अनुसार एक नई भूमिका को बना देते हैं। लेमर्ट ने दिखावटी या कृत्रिम भूमिका की बात की। जब व्यक्ति अपनी वास्तविक भूमिका को छिपाना चाहता है तो वो उससे मिलती जुलती किसी अन्य भूमिका को करने लगता है। जैसे कोई तलाकशुदा स्त्री है, हो गया है तलाक, लेकिन वो विधवा की भूमिका में रहती है। कुछ ऐसी तलाकशुदा स्त्रियां भी होती हैं जो तलाक लेने के बाद वो सिंदूर भी लगाती हैं, यानी वो शादीशुदा महिला के रूप में होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से चीज़ें होती हैं। और मान लीजिए हिंदू मुस्लिम शादी है, तो कहीं पे दूसरी जगह जाकर बस गए,
तो महिला जो होती है वो साड़ी पहन के रहेगी, वो अपने आप को हिंदू दिखाएगी, ठीक है। तो इस तरह से वो दिखावटी भूमिका, बनावटी भूमिका के रूप में वो लोग रहते हैं, ठीक है। देखिए, गुडे की अवधारणा है भूमिका तनाव की। एक ही समय में व्यक्ति को जब एक साथ कई भूमिकाएं मिल जाती है तो तनाव हो जाता है, उसको उधेड़-बुन हो जाता है, कौन सी करे कौन सी छोड़े। अब व्यक्ति है, उसको ऑफिस भी जाना है टाइम टू टाइम, और उसको घर वालों का इलाज भी कराना है। तो ये जो भूमिका हो गई वो क्या हो गई, तनाव की भूमिका हो गई, ठीक है। उसके अंदर तनाव है, उधेड़-बुन है, यहाँ दौड़ के जाएगा वहाँ करेगा, ठीक है। मर्टन की अवधारणा देखिए, कुछ अवधारणा मर्टन की अवधारणा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूमिका संग्रह, यानी एक समय में निभाई गई समस्त भूमिकाओं का जो योग है वो भूमिका संग्रह है, ठीक है। और एक ही चीज़ को देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। भूमिका संग्रह को ही नैडल ने भूमिका जोड़ कहा है, ठीक है। भूमिका आदर्श, यानी आदर्श के अनुसार भूमिका का निर्वहन करना, जिसको हम आदर्श मानते हैं उसके अनुसार भूमिका का निर्वहन करना। भूमिका प्रतिमान, यानी एक परिस्थिति से संबंधित समस्त भूमिकाओं का पुंज जो होता है वो भूमिका प्रतिमान होता है। जैसे एक क्लिनिक में डॉक्टर भी है, नर्स भी है, वार्ड बॉय भी है और स्वीपर भी है, तो यानी एक परिस्थिति से संबंधित। एक कॉलेज है, उसमें आप देखेंगे स्वीपर भी है, 4th क्लास एम्प्लॉय भी है, और बाबू भी है, टीचर्स भी है, और प्रिंसिपल मैनेजर सब लोग हैं उसमें, ठीक है। तो एक कॉलेज की बात करेंगे तो उसमें भूमिका प्रतिमान है। इसमें बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए, भूमिका प्रतिमान का मतलब होता है कि एक परिस्थिति से संबंधित समस्त भूमिकाओं का पुंज, ठीक है। यानी एक ही परिस्थिति होगी, एक ही कॉलेज की बात की जाएगी, एक ही क्लिनिक की बात की जाएगी, और उससे संबंधित जितनी भी भूमिकाएं आसपास होंगी, नर्स है, डॉक्टर है, वार्ड बॉय है, स्वीपर है, तो वो भूमिका प्रतिमान कहलाता है। अब देखिए, सहचारी भूमिका क्या होती है। ये एक ऐसी भूमिका होती है जो एक व्यक्ति मुख्य होता है, उसकी मदद के लिए बाकी सारे कर्मचारी होते हैं। जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल है, प्राचार्य है, तो उसके मदद के लिए बाबू होगा, ठीक है, चपरासी होगा, स्वीपर होगा, टीचर्स होंगे, यानी कॉलेज के संपादन के लिए जैसे लोग होंगे। लेकिन जो मदद होगी वो प्राचार्य के करते हैं लोग। प्राचार्य को जब आवश्यकता होगी तो कहीं पे भी किसी की भी ड्यूटी लगा सकता है, ठीक है। तो उसी की मदद की जाती है और वही सर्वे सर्वा होता है। भूमिका आवश्यकताएं देखिए क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा हमारी भूमिका के संबंध में जो प्रत्याशा होती है, ठीक है, भूमिका आवश्यकता है, फिर इसको भूमिका प्रत्याशा भी कहिए, ठीक है। यानी हमसे क्या आशा की जाती है कि हम अपनी भूमिका को कैसे निभाएं। ग्राम प्रधान हम चयनित कर दिए और हम ये आशा करेंगे कि हमारी जो सड़कें हैं वो पक्की बन जाए, नालियाँ हैं जो पक्की बन जाए, और लोगों के यहाँ बिजली आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम अपेक्षा करेंगे उससे। और भूमिका आवश्यकता ये भी होती है एक, कि आवश्यकता के अनुसार किसी की भी भूमिका का निर्माण कर देना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था सलाहकार वगैरह होते हैं, तो जब आवश्यकता हुई तो नई भूमिका बना दी हम। तो ये दोनों मतलब होते हैं। पार्सन्स की अवधारणा है प्रतिभूमिका। ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के पूरक के रूप में होती हैं वो प्रतिभूमिका होती है। जैसे डॉक्टर है तो मरीज जरूर होगा, ठीक है, तभी डॉक्टर का काम है। अगर मरीज नहीं होगा तो डॉक्टर का कोई काम नहीं है। अध्यापक है तो छात्र जरूर होगा, अगर छात्र नहीं है तो अध्यापक का कोई कार्य नहीं, मूल्यहीन है वो। चोर है तो पुलिस जरूर होगा, दुकानदार है तो ग्राहक जरूर होगा, पति है तो पत्नी जरूर है, ठीक है। तो एक दूसरे के पूरक के रूप में जो भूमिकाएं होती हैं तो पार्सन्स ने उसको प्रतिभूमिका कहा है, ठीक है। तो देखिए, एक ही प्रकार की भूमिका को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है, तो आप उसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। ई वाट के अनुसार संयुक्त दाम्पतिक भूमिकाएं, यानी ऐसी भूमिकाएं जिसे पति पत्नी एक साथ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा भारतीय संस्कृति में जो अनुष्ठान होते हैं, जो पूजा पद्धति होती है, पति और पत्नी एक साथ ही करते हैं तो ही वो सफल माना जाता है, ठीक है। भूमिका विहीन परिस्थिति और परिस्थिति विहीन भूमिका, ठीक है। तो भूमिका विहीन परिस्थिति क्या है, जैसे डीलिट की उपाधि हो गई, पीएचडी की उपाधि हो गई, ठीक है। तो किसी को और कोई उपाधि मिल गई, भारत रत्न हो गया, तो उनसे संबंधित भूमिकाओं का हमको निर्वहन नहीं करना पड़ता, बस वो एक पद के रूप में हमको मिल गया है, ठीक है। जब नाम लिया जाएगा तो डिलीट ये किए हैं ये बताया जाएगा, डॉक्टर लग जाएगा, आपने पीएचडी की है तो भारत रत्न आपके नाम के आगे लग जाएगा, तो आपको उससे संबंधित कोई भूमिका नहीं निर्वहन करना है। परिस्थिति विहीन भूमिका, मजदूर हैं, दास हैं, नौकर हैं, ये लोग क्या हैं, इनके तो कोई परिस्थिति नहीं होती, समाज में कोई पद नहीं होता कि हाँ ये चीज़ है ये, ठीक है, इसका कोई पद नहीं होता, बस ये अपनी विवशता पूर्वक अपने श्रम को बेचते हैं। भूमिका पार्सन्स का है, भूमिका विकलांगता HD क्रिक का है, ठीक है। ये दोनों अवधारणा है। तो देखिए, रुग्ण भूमिका है चाहे भूमिका विकलांगता है, यानी एक व्यक्ति द्वारा अपनी भूमिका का निर्वहन न कर पाना क्या है, वो रुग्ण भूमिका है। यानी अच्छे से जब हम भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाते तो भूमिका विकलांगता उसको कहते हैं।